हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया। पढ़ाई मस्त चल रही है? रिवाइज कर रहे हैं? तो स्वागत है पीसीआई के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लगभग अभी चैप्टर के एंडिंग में चल रहे हैं। और मकसद है कि 20-22 दिन में आपका कोर्स, 20-22 दिन से पहले ही आपका कोर्स को हमने कंप्लीट करके आपके सामने प्रस्तुत कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप उतनी शिद्दत से, जितनी शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उतनी शिद्दत से आप भी पढ़ रहे होंगे। क्योंकि धूप में तुझसे ठंडक है, सर्द में तुझसे राहत है, रूह की तुम शिद्दत हो, आहा की तुम, जो भी है। ठीक है, गाना पूरा आता नहीं है, लेकिन हवा हवा में तू है, दफा दफा में तू है, सफा सफा में तू है, वो वह बाकी यार मुझे पूरा गाना आता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमने पढ़ा था कल भैया क्या, अनुलेखन और अनुवादन। इसको पूरे को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा, यानी पूरकता का सिद्धांत। हमने बोला, मैंने बताया था आपको, किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। अनुलेखन कहाँ होता है? कोशिका के केंद्रक में होता है। अनुवादन कहाँ होता है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। डीएनए से एमआरएनए में सूचनाओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है? या डीएनए से प्रतिलिपिकरण और फिर डीएनए से सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण क्या कहलाता है भैया? अनुलेखन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भैया? अनुवादन। पूरी चीज कहां संपन्न हो रही है? कोशिका में पूरी हो रही है। एक कोशिका केंद्रक में और एक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। अभी मैं आपसे पूछूं कोशिका की परिभाषा क्या है, चलिए बताइए। कोशिका की परिभाषा क्या है? कोई बात नहीं आता हो तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, काफी किताब बंद कीजिए और जाइए, गोबर फेंकिए, सांदी बनाइए, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन ये मत कहिए कि अब हमें ये कोशिका की परिभाषा बताइए। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है तो अगली हेडिंग डालें भैया। अगली हेडिंग डालें तो अगली हेडिंग डालें भैया, आप डाल दीजिए हेडिंग अगली। डीएनए ये केमिस्ट्री में भी है और ये बायोलॉजी में भी है। क्या है इसका महत्व बताइए भैया। आपसे केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और मुझे तो इस वक्त इसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं इस साल। हल लिखूं या नहीं? नहीं, उत्तर लिख देने दीजिए, उत्तर लिख देने दीजिए भैया। ठीक है, तो कोई समस्या आपको भी हुई नहीं होगी और मुझे भी कोई समस्या है नहीं। भैया क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपराधी था, मर्डर करके भाग गया। अब खून था, खून के धब्बे थे। अब मतलब उस व्यक्ति से हाथ लगा होगा, उस व्यक्ति के साथ जो भी लगा होगा, तो वो खून उसके हाथ पर क्या हुआ? लग गया गलती से। अब हो गया होगा और कोई सबूत, आखिर आरोपी अपने सबूत तो छोड़ ही जाता है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, उसे क्या गया, व्यक्ति को पहचान लिया। तो मैं लिखना यह चाहता हूं, मैं समझाना भी यही चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के की डीएनए, डीएनए यही है ना? हाँ, किसी व्यक्ति के डीएनए के आधार पर जांच के, हाँ जांच के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना क्या कहलाता भैया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मतलब डीएनए अंगुली छापन। ये आपकी भाषा में लिख भी लीजिए भैया, तो आप तो हुल्ला मचाएंगे कि बस बहुत ज्यादा हमें ऐसे पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। अंगुली छापन अभी बताया आपको। मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा, मैंने एक स्टूडेंट से नहीं, बुक में बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा है। मैंने कहा इस लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने लेक्चर देखा, आप बहुत हुल्ला मचा रहे हैं, सर हमें लेक्चर दीजिए प्लीज, सर क्लास बनाइए यूट्यूब पर, हमें सहायता करिए। मैं आपकी सहायता करने तैयार हूँ, लेकिन अब आपका रिएक्शन ऐसे होते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। कैसे दुख होता है? मैंने उससे पूछा भैया कि इसमें HW क्या है, इसमें HW क्या है, पता है उसने जवाब नहीं दे पाया वो। तो इस कारण से कहता हूँ कि अगर आप किसी शिद्दत से मांग रहे हैं किसी चीज को, तो आप उस शिद्दत से पढ़िए भी सही।
टाइम पास के नजरिए से मत देखिए किसी चीज को। डीएनए अंगुली छापन कहते हैं, ठीक है, डीएनए अंगुली छापन कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी भैया? तो इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज एलेक जेफरिक ने की थी। इसकी खोज किसने करी थी? एलेक जेफरिक ने। बड़ा बड़ा शब्द बनाऊंगा, थोड़े और थोड़े थोड़े बड़े शब्द बनाऊं। एलेक जेफरिक, ठीक है, अब आगे से बना लूंगा, ठीक है। तो भैया क्या होता है, इसका महत्व के बताएं आपको, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये हेडिंग लिखिए। मैं चाहता हूं कि आप हेडिंग लिखिए। मैं चाहता हूं कि आप हेडिंग लिखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने हेडिंग लिखी है। मुझे उम्मीद है कि आपने हेडिंग लिखी है। तो भैया महत्व भी समझ लीजिए इसका। महत्व नंबर 1, अपराधियों का पता लगाने में, अपराधियों का पता लगाने में, ठीक है। नंबर 2, बलात्कार जैसे मामलों में आरोपी की पहचान में, आरोपी की पहचान में। आपने संध्या का नाटक देखा है? आपने क्या करा है, संध्या का नाटक देखा है? उसमें से संध्या का देवर होता है, वो किसी क्रिश्चियन से या फिर जैन शादी, मतलब वो अफेयर में रहता है। तब वो कहती है कि ये मेरा होने वाले बच्चे का पिता है। तो उसमें क्या होता है, फिर डॉक्टर क्या आता है, उसका सैंपल लेने आता है। तो वो अपने स्थान पर दूसरे व्यक्ति को भेज देता है, लेकिन संध्या जी पहचान लेती है, बहुत शातिर है संध्या जी। संध्या जी पहचान लेती है और कहती है कि हर्ष भैया, क्या नाम पता नहीं क्या नाम था, उस बुलाती कि वो तो वहां पर है। फिर उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है, फिर क्या होता है, वो सही निकलता है कि हाँ यही इसके होने वाले बच्चे का पिता है। तो क्या लिया था भैया, आरोपी में क्या हुआ, उसने क्या लिया, डीएनए का सैंपल लिया, रक्त लिया, वीर लिया, कुछ भी बाल लिए, सब में पाया जाता है, ठीक है, डीएनए। तो वो सब चीजें ली, और क्या हुआ भैया, उनका सैंपल की जांच करी, पता चला कि भैया यही व्यक्ति है वो। तो हमने ये लिखा है कि किसी व्यक्ति की डीएनए की जांच के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना, किसी डीएनए की जांच के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। अब जरूरी नहीं कि अंगुली रखे, जरूरी नहीं है कि अंगुली रखे तो फिंगरप्रिंटिंग हो जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। साइंस बहुत गोर्जियस सब्जेक्ट है अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है। माता पिता की पहचान में कहता है, कभी कभी कोई बोल दे ये मेरा होने वाला, मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, तो क्या करते हैं भैया, उसका भी क्या करते हैं, डीएनए लेते हैं और कहते हैं वह ये तुम्हारा ही बच्चा है, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 क्या है भैया, नंबर 4 क्या है, हाँ इससे रोगों की पहचान भी कर सकते हैं अपन। इस तकनीक से क्या हुआ, इस तकनीक से रोगों की पहचान करना। अब थोड़ी एनसीईआरटी की भाषा पढ़ ले, पहचान करना, ठीक है। इस तकनीक से रोगों की पहचान करना। मैं एनसीईआरटी मेरे लिए खोल रहा हूँ थोड़ा सा, कोई समस्या है नहीं आपको उससे। हाँ तो भैया एक कहानी में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने ये कहा, क्या कहा एनसीईआरटी ने, कि पिछले खंड में ये बताया है कि मनुष्य में मिलने वाले क्षार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं, मानते हुए कि मानव जीनोम में 3 × 10 की घात 9 क्षार युग्म है, तो कितने क्षार अनुक्रमों में अंतर है, ये आपके काम का नहीं है। तो क्या हुआ, यदि किसी का उद्देश्य दो व्यक्तियों की जनसंख्या के लोगों के बीच अनुवांशिक भिन्नता पता लगाना, तो हमें डीएनए अनुक्रम ज्ञात करना होगा। कल्पना करो कि 3 × 10 की घात 6 क्षार के बीच की तुलना है। दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की जांच में अनुलेखन जो भी एक प्रति है, ठीक है, मैं आपको जानना कहीं नहीं, हाँ किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून, बाल, पुटक, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से प्राप्त डीएनए की एक समान बहुरूपता मिलती है। मैंने आपको बताया भैया बालों में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। बालों में क्या पाया जाता है भैया, डीएनए पाया जाता है। त्वचा, हड्डी, जो भी चीज लेना चाहें आप, ठीक है। अब जो न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। अब हमने कोर्ट में केस कर दिया, तो भैया कोर्ट में पुलिस ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया
क्या आदेश दिया है कोर्ट ने? कोर्ट ने ये आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, इसकी लाइट बढ़ा दो यार थोड़ी सी, वो फिर रिफ्लेक्शन होगा उसका बोर्ड पे। ज्यादा नहीं होगा, नहीं इतना थोड़ी होगा, ठीक। तो वो जो भी हुआ, तो हमने अंगुली छापी विवाद की स्थिति में पैतृत्व परीक्षण में सहायक है। नक्शा तैयार करने में लाभदायक है। साधारण तौर पर हमें समझ लेना चाहिए बहुरूपता क्या है। बहुरूपता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मान लीजिए वायरस के कितने रूप आए, कोविड-19 के, ओमिक्रॉन आया, डेल्टा B261, ऐसे रूप आए, मतलब इनमें क्या हुआ, उत्परिवर्तन हुए। उत्परिवर्तन हुए तो क्या हुआ, नए नए वायरस आए, मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न हुई। हाँ, वह उत्पन्न हुई। आप अध्याय 5 में, चाय पी रहा हूं तब पढ़ा दो याद एनसीईआरटी, ठीक है। जनन कोशिका उपयोग किसी हम्म हम्म हाँ, बस 1 मिनट, लगभग टाइम खत्म हो रही है। हाँ, डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास एलेक्स जेफरीज द्वारा किया गया था। इसमें अनुषंगिक डीएनए को प्रोब के रूप में, ठीक है, तो आपके काम की कोई चीज मिली नहीं मुझे। तो सर ये विधि क्या है? चलिए ठीक है, विधि भी आपको बताना चाहिए मेरे हिसाब से। तो विधि भी आपको बताना चाहिए, अगर पेपर में आ गई तो किसकी बात पूछेंगे और किसकी बात करेंगे, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। तो इतना उतार लिया होगा आपने, इतनी हेडिंग कर ली होगी, कर लीजिए इतनी हेडिंग को, ठीक है भैया, कर लीजिए इतनी हेडिंग। यदि मिटाऊं मैं भैया, मिटा देंगे मुझे, विधि हम पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर बाई चांस आ गई तो, बाई चांस अगर आ गई तो, इस कारण से, ठीक है भैया, इस कारण से मैं करा रहा हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक विधि करवा रहा हूं। मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी, पर बाकी आ गई तो, कब मैं पेपर देख के थोड़ी आया हूं ठीक है, तो ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्या भैया विधि। देख रहे हो पीसीआई इंस्टीट्यूट को कहाँ लाके खड़ा कर दिया हमें, कैसे सड़क छाप बने हुए थे हम। तो भैया क्या हुआ, डीएनए का आइसोलेशन, पहली क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, डीएनए का विलगन, विलगन मतलब आइसोलेशन। तो भैया आप इस विधि में, इसमें डीएनए को क्या करते हैं भैया, डीएनए को पृथक करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं भैया, पृथक करते हैं। कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है। दूसरी विधि क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोटाइड, प्रतिबंधन एंडो, अब आपकी हिंदी में जो आप लिखना चाहो, एंडोन्यूक्लियस को मैं क्या हिंदी लिखूंगा यार, एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का पाचन, द्वारा डीएनए का पाचन। आपको एक चीज तो याद है कि ये क्या करता है, डीएनए अणुओं को काटता है, तो यह एंजाइम डीएनए अणुओं को काटता है, काटता मतलब अलग अलग करता है। कैसे, मैंने आपको बताई थी भाई, 2 स्ट्रैंड ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मान लीजिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया एन, तो क्या करेगा, दोनों अणुओं को ऐसे काट देगा, ठीक है। अब अगर लाइगेज एंजाइम आएगा तो वो क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से बताया कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए के अणुओं को काटता है। नंबर 3, नंबर 3 डाली भैया, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा,
इलेक्ट्रोफोरेसिस। हिंदी हिंदी लिख दूं? आप बहुत हुल्ला मचाते हैं आप बहुत हुल्ला मचाते हैं। तो मैंने क्या करा, हिंदी भी लिख दिया। मैंने क्या करा, हिंदी लिख दिया। एक मिनट, सॉरी। कौन है भैया? हाँ, चलिए ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये हिंदी लिख दिया। द्वारा डीएनए का पृथक्करण। ये आप कोई बात नहीं, अगर आपको 2 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, आप ऐसे भी लिख कर आएंगे चलेगा। तो भैया क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड इनको पृथक कर लेते हैं। दोनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। बात अभी अध्ययन की आई नहीं है तो आपको बताई भी नहीं है। बात अगर अध्ययन की आई नहीं तो आपको मैंने बताई भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों को अपन ने क्या कर लिया, पृथक कर लिया। नंबर 4, पृथक करत डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज। अब नाइट्रोसेल्यूलोज को आप हिंदी में लिख सकते हैं ना, कोई समस्या? अल्लाह रॉकस्टार, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम, पढ़ाई मस्त चल रही है। कोई बात नहीं, बीच बीच में आपको झटका देना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी क्या है, स्टूडेंट इतना आंख लगा देता। मेरी आंख आपको लगती होगी मेरे से उठ के आया हूँ अभी, है ना। मेरी आंखें 24 घंटे ऐसी रहती है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता है इसमें। कारण क्या है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है ना, तो मैं भी ऐसे ही देखता हूँ बस ऐसे, लिखो 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 लिखो, लिखे भैया लिखे लिखे। और 6 घंटे, लगभग 6-7 घंटे ऐसी क्लास चलती रहती है। तो मेरी आंखें बिल्कुल इतनी बेकार सी हो रही है, मुझे इतनी चिढ़ आ रही है खुद पर कि पूछो मत। नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर क्या भैया, नाइलॉन पर स्थानांतरण। मतलब हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, अब पृथक्करण डीएनए को कर लिया, मान लो, मैं पूरी कहानी समझाऊं, कोई दिक्कत नहीं। नाइलॉन पर क्या करेंगे भैया, इसको ट्रांसफर करेंगे। कोई समस्या? नंबर 5, तो चिन्हित वीएनटी। वीएनटी को तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। वीएनटी, आर प्रोब, ये आप जरूर लिखिएगा, आप नोट करिएगा। किसी स्कूल में नहीं लिखवाते भाई ऐसा। प्रयोग करते हुए संकरण। कोई बात नहीं, लंबी क्लास रख लेंगे। कल लेक्चर नहीं आया 26 जनवरी कारण आपका, तो मुझे उम्मीद है कि मैं 1.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा। 1.5 घंटे का लेक्चर लगभग कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। नंबर 6, 5 ही रहने दे, नहीं 6 कर लो यार। स्व-विकिरणी, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा ना ये वाली बात, मैंने भी नहीं पढ़ी है, नीट में पढ़ी शायद। करनी, आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे तो नहीं है ना? हाँ। द्वारा संकरित डीएनए खंडों का पता लगाना। अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने समझाया कुछ भी नहीं है। लगाना, ठीक है। मेहनत आपके लिए, अगर आप नहीं उतारेंगे या फिर आप इस पूरे वीडियो को लाइक करके भाग जाएंगे, तो ये आप खुद के भविष्य के साथ एक समझौता कर रहे हैं। और एक कागज लीजिए और उस पर लिख दीजिएगा, आज मैं यह शपथ लेता हूं कि मेरे द्वारा इस साल में नहीं पढ़े जाने का जिम्मेदार मैं खुद हूं। संस्था की भागीदारी इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। संस्था वाले टीचरों ने पूरी ईमानदारी से मुझे पढ़ाया है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा, ये मेरी गलती है। इसका पछतावा मुझे जीवन भर रहे या ना रहे, लेकिन टीचरों द्वारा कोई गलती नहीं है।
सौजन्य से पीसीआई इंस्टीट्यूट का मैं धन्यवाद देता हूँ। ओके, धन्यवाद। तो एक शपथ पत्र बनाइए और खुद के साइन करिए उस पर, और कहिए भैया हमने खुद के साथ समझौता ऐसा करा है जैसे बिल्ली ने चूहे को दर में से निकाला है, बिल्ली ने चूहे को दर में से निकाला है, ठीक है। दर मतलब समझते हो, बिल, ठीक है। और ये याद मानिए उसकी उसमें भी नहीं है, मैंने बुक खोली है तो आपके लिए खोली है, कोई बात नहीं, मेरा मतलब भी है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि, डीएनए का विलगन मतलब आइसोलेट। हमें हमें कोरोना हुआ तो हमसे बोला आप आइसोलेशन में जाइए, आप आइसोलेशन में जाइए, आप आइसोलेशन में जाइए, आप आइसोलेशन में जाइए भैया, चले गए आप आइसोलेशन में, चलिए आप आइसोलेशन में गए, मुझे अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा पाचन, मतलब क्या करता है यह एंजाइम डीएनए के अणुओं को काटता है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने बोला कि इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए का पृथक्करण, इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पृथक कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं भैया, डीएनए के दोनों अणुओं को क्या करते हैं भैया, पृथक्करण कर लेते हैं। फिर क्या बोला हमने कि भैया पृथक्करण डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज द्वारा क्या होता है, नायलॉन पर स्थानांतरण कर देते हैं। चिन्हित वीएनटीआर प्रोब का प्रयोग करते हुए संकरण करते हैं, स्व-विकिरण चेतन द्वारा संकरित डीएनए के खंडों का पता लगाते हैं। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो एक बार समझा रहा हूँ इधर से, मैं जैसे समझा रहा हूँ, लेकिन आप इसको लिखिए, आप क्या करिए, इसको लिखिए, आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं। तो भैया अब क्या हुआ, मान लीजिए आपको यहाँ तक की पूरी कहानी दिख रही है ना, सॉरी आपको कुछ असुविधा हुई इस बात के लिए, तो मैंने कैसे बना दिया, ये आपका डीएनए है, क्या है, डीएनए, डीएनए है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब सर आप ये क्या बता रहे हैं आप मुझे, हमें ये 5 प्राइम 3 प्राइम क्या है, ये 3 प्राइम 5 प्राइम क्या है। तो एक श्रृंखला चलती है क्या, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक एक श्रृंखला चलती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में यही होता है, ठीक है। वो आप अपनी नीट में कभी करेंगे तो आप पढ़ लेंगे इस बारे में, मैं आपको ज़्यादा डीपली बताना नहीं चाहता। तो हमने क्या करा कि डीएनए का विलगन, मतलब हमने क्या करा, किसी शरीर से हमने क्या करा, डीएनए को निकाला। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। नहाए धोए क्या हुआ, जो गए न मन का मेल, गए नहाए धोए क्या हुआ, जो गए न मन का मेल। मुझे आगे नहीं आता रे भाई, मुझे आगे नहीं आता, ओरे ठीक है। तो भैया क्या हुआ, फिर क्या करा हमने, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा जब हमने इसी डीएनए को निकाला तो हमने क्या हुआ, इन दोनों को अलग कर लिया, इन दोनों स्ट्रैंडों को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए का पृथक्करण, तब ये दोनों अलग हो गए तो अब भी चिपके हुए हैं, मान लो काट दी किसी चीज को, मतलब मैंने इस हाथ को काट दिया, थोड़ा बहुत तो चिपका हुआ होगा, मतलब आप किसी बात को मानिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं किस बात को, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, समझ लीजिए बस थोड़ा सा, मतलब फिर भी एक जगह रखी होगी, ले एक जगह रखी होगी, मान लीजिए दो चीजें थी ऐसे, तो ये लाइन काट दी मैंने, तो अभी भी रखी तो एक जगह है ना दोनों, अभी भी रखी तो एक जगह है ना दोनों, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए का पृथक्करण कर लिया, और इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों का क्या कर लेते हैं भैया, अपन पृथक्करण कर लेते हैं, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली एक स्ट्रैंड अलग हो गई, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली स्ट्रैंड अलग हो गई, दोनों को हमने क्या कर लिया, इससे इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा क्या कर लिया भैया, पृथक कर लिया। पृथक्करण डीएनए को नाइट्रोसेलुलर नायलॉन पर स्थानांतरित, मतलब ये एक झिल्ली है, झिल्ली जैसे मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल ये है, ठीक है। इसे क्या करा, ये नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन की है, इस पर क्या करा, मैं एक दोनों डीएनए को लाया, दोनों स्ट्रैंड में से किसी स्ट्रैंड को आप ले आइए, बोल रहा है कि दोनों स्ट्रैंड को लाइए, दोनों स्ट्रैंड को लाइए, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को मैं यहाँ पे क्या लाया, ले आया,
चिन्हित VNT-R प्रोब का प्रयोग करते हुए संकरण, मतलब चिन्हित VNT, अब VNT क्या है ये थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा। चिन्हित VNT क्या है, चलिए कोई बात नहीं, अब याद रख लीजिएगा, बाद में बता दूंगा। कभी VNT मिलेगा तो VNT का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे भैया, संकरण करेंगे। और स्वविकिरण मतलब जब सूर्य की प्रकाश की किरण पड़ेंगी या फिर कोई लाइट हम देंगे, जैसे एक्सरेस करते हैं हम, तो हम लाइट देते हैं, तो वह स्वविकिरणी चित्रण द्वारा संकरित DNA खंडों का पता लगाना। जैसे आपको पता है कि कैंसर का इलाज, कैंसर का पता कैसे लगता है एक्स किरणें से, इनसे देने से भैया, तो वैसा क्या करेंगे अपन, स्वविकिरण चित्रण द्वारा क्या करेंगे, उनको देंगे। ठीक है, तो इतना आपको याद होगा, इतना आपको पढ़ लिया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप पूरा नोट करिए, शिद्दत से करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कोई बात, कोई समस्या, कोई समस्या आपको है नहीं। जब कोई समस्या आपको है ही नहीं तो मैं भी टेंशन क्यों लूं, मैं भी क्यों टेंशन लूं। मैं टेंशन क्यों लूं। ठीक है, बड़े आगे अगले चैप्टर पे, थोड़ी अगले चैप्टर की बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बच्चा हमारा अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड, थोड़ा सा आपको उसके बारे में पढ़ाएं, क्योंकि आप तो कुछ पढ़ते हैं नहीं। ठीक है, पढ़ा दो भैया, मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, मैं किसी नोट्स को नहीं खोलूंगा आज, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि नोट्स में थोड़ा सा डीपली दिया है तो आप उसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या समस्या ले रहे हैं सर, हम देख लेंगे, हम तो रट लेंगे, मैं रटने वाला काम ही नहीं करता। आगे वाले जो चैप्टर होंगे वो पूरे थ्योरिकल होंगे, आगे वाले जो चैप्टर होंगे वो पूरे थ्योरिकल होंगे, उनमें ऐसा कोई समझाने वाला काम नहीं होगा। 7-8 के बाद थोड़ा बहुत होगा, कहीं 8 लेसन होगा शायद, 8 लेसन थोड़ा समझाने वाला काम है। चलिए ठीक है, डालिए अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड हेडिंग डालिए। अनुवांशिक कोड, चलो सारे काम आज ही आते हैं उन लोगों को हैं। ठीक है, ठीक है, कर लिया, ठीक है भैया, बड़े आगे चलो। अनुवांशिक कूट या कोड किसे कहते हैं, तो उत्तर लिख के हेडिंग डालिएगा। हमारे एक सर का बहुत बड़ी कहावत थी कि तेरे पास इतनी सारी किताबें तो थी, पढ़ लेती तो क्या बात थी, या पढ़ लेता था क्या बात थी। तो आज आपके पास है तो आप ज्यादा इतरा रहे हैं, जब आपके पास नहीं होगा तो आप बहुत खत्म इतराएंगे। जिसके पास है जो चीज है उसको कदर नहीं है, जिसके पास नहीं है उससे पूछो। और जिसके पास ये इस कदर पैसे नहीं है कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर या किसी प्राइवेट कोचिंग को ज्वाइन कर ले, सस्ती सस्ती वाली भी, जिसके पास है वो इतराता है। तो वही हाल है कुछ, क्या कहें। तो भैया क्या हुआ, अनुवांशिक कोट में हेडिंग डालिए भैया, क्या अनुवांशिक कोट में प्रोटीन संश्लेषण के समय डी, हाँ ठीक है, बस याद है, प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण के समय डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, आपको कल ही बताया था।
निर्माण होता है, अर्थात डीएनए से सारी सूचनाएं काय में स्थानांतरित हो जाती है भैया, एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती है। क्या राइटिंग है भैया, बेकार, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। सारी सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती है। ये सूचनाएं 3 ट्रिपलेट कोड में जुड़ती है, 3 ट्रिपलेट कोड में जुड़ती है। इन ट्रिपलेट कोडों को ही अब इंग्लिश हिंदी में लिख ले, चलो इन ट्रिपलेट कोड में क्या करूं भैया, हिंदी में लिख दूं। ट्रिपलेट कोड को आनुवांशिक कोड कहते हैं, ठीक है, आनुवांशिक कोड कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, निरेनबर्ग और खुराना ने करी थी, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसकी खोज किसने करी, खोज निरेनबर्ग व खुराना ने की थी। ये पेपर में आया हुआ है इस बार शायद क्वेश्चन, इस बार भी आया था और इससे 2 साल पहले भी आया था, जब हम पढ़े थे उससे 1 साल पहले, ठीक है। ठीक है, तो डालिए हेडिंग, बकायदा तरीके से इतना लिख लीजिए, जब इतना लिखा जाए तो मुझे बता दीजिए, मैं सुन लूंगा आपकी बात को। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इनको आनुवांशिक कूटों को हिंदी में प्रकूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकूट। कितना अच्छा शब्द है ना, अब याद रख लो, जाना हिंदी चाहिए तुम्हें। प्रकूट, तो रोक है, टोक है, ठीक है। चलिए, कोई समस्या है नहीं, तो लक्षण भी लिख लेते हैं भैया इसके साथ साथ। तो भैया जेनेटिक कोड नंबर 1, जेनेटिक कोड क्या होता है, त्रिक होता है, मतलब हमेशा 3 में से पाई आएगा, मतलब कभी भी क्या होगा, ए, जैसा बताऊंगा आपको कहानी, जैसे मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो कभी भी ऐसे नहीं पाया जाएगा ए बी या सी अकेला नहीं पाया जाएगा, हमेशा क्या पाया जाएगा, ए बी सी, तीनों को एक साथ लिखेंगे, तीनों को एक साथ लिखेंगे। जेनेटिक कोड त्रिक होता है, त्रिक होता है, ठीक है। क्या होता है भैया, त्रिक होता है। भैया कितने हैं जेनेटिक कोड, तो 61 कोड, या कूट लिखूं मैं आपको, आनुवांशिक कूट या कोड, 61 कोड अमीनो अम्ल, वैसे होते हैं 64, 3 एक्सेप्शन है। 61 अमीनो कोड अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, कूट लेखन करते हैं। 61 अमीनो अम्ल क्या करते हैं भैया, अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन, कौन भैया, अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन, अमीनो अम्ल मतलब प्रोटीन, ठीक है। कोई समस्या है नहीं आपको। फिर क्या होगा भैया, और 3 अमीनो अम्ल क्या करते हैं, तीन कोड अमीनो अम्ल का, ये आपसे लाइन याद ना रहा हो, मैं इसलिए लाइन रेड में लिख दी है उसको, अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते हैं। क्लास लंबी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं कल शायद वीडियो नहीं बना पाऊंगा, या फिर वीडियो लेट आएगी, इसलिए एक साथ बना रहा हूं।
इसलिए एक साथ बना रहा हूँ। 35 मिनट की क्लास तो लगभग हो ही गई है, मुझे नहीं पता चला कब क्लास खत्म हो गई है। तो 1 घंटे की हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो भैया एक कोड, ट्रिक मतलब है ये AUG, आपको पढ़ाया होगा आपके टीचरों ने कभी। तो AUG GUG ऐसे क्या होते हैं, ट्रिक होते हैं। एक कोड, एक, ये लाइन याद रखनी है। वो ऐसा नहीं है कि आप वो वाली याद नहीं रखेंगे चलेंगे, लेकिन ये वाली लाइन याद रखनी है, इसलिए ब्रेक भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ये वाली लाइन याद रखनी है। एक कोड एक अमीनो अम्ल को कोड करता है, इस कारण इसे विशिष्ट कहते हैं। अब ये कहानी तो बहुत शानदार है सर, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा हमें। अब समझा रहे हैं और हमें तो ऐसे जा रहा है। किसी ने आज मुझसे बोला था कि हमें ऐसे चला गया मैंने कहा ऐसे कैसे चला गया भैया, कैसे चला गया? तो फिर वापस समझाया पूरे क्वेश्चन को। तो जितनी मेहनत मैं करता हूँ समझाने में, शायद उतनी सभी करते होंगे, सब टीचर मेहनत करते होंगे, क्योंकि मैं कोई अकेला तो हूँ नहीं पूरे विश्व में। तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा। और अक्सर चेहरों के पीछे चेहरा लगा लेते हैं लोग, पता नहीं किस चेहरे का जवाब किस चेहरे से दें। इसी कारण से कहता हूँ मेरे शर्ट के पीछे शर्ट है तो इस कारण से विशिष्ट होता है। एग्जाम्पल AUG ओनली किसको किसको ओनली मतलब केवल मिथियोनीन का ही कूट लेखन करता है, ठीक है, कूट लेखन करता है, ठीक है। नंबर तीन, अब जरूरी नहीं है कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक, कुछ कोडान, जो कोडान या कोड लिखिए, कोडान लिखिए अच्छा रहेगा यार। कोडान लिखिए, आप तो कोड मत लिखिए, उसे कोडॉन कर लीजिएगा। ट्रिपलेट कोड जुड़ती है, ठीक है, ट्रिपलेट कोड ही चलने दीजिएगा इसको तो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोडान करिएगा। एक कोडान एक अमीनो अम्ल कोड करता है, इसका आंसर विशिष्ट होता है। कुछ कोडान एक से अधिक अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें अपहासित अपहासित तो आप लिख लेंगे, अपहासित कोडोन कहते हैं, या कोड कहते हैं, आप कोड भी लिखेंगे चलेगा, कोई बात नहीं है। नंबर 4, चलिए ठीक है, वो बताया मैंने आपको कि AUG किसको कार्य करता है भैया, मिथियोनीन के कूट लेखन करता है। तो लेकिन AUG क्या करता है? दोहरा कार्य करता है। AUG दोहरा कार्य मतलब डबल कार्य, दोहरा कार्य करता है। यह मिथियोनीन को भी कोड करता है तथा प्रारंभन मतलब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का प्रारंभ कौन करता है? तो AUG करता है, तथा प्रारंभन का भी कार्य करता है। अब याद रखना पड़ेगा, याद देखो हर चीज तो मैं समझा नहीं सकता ना यार, बायोलॉजी है सब्जेक्ट है। हाँ, इन्हें लगातार पढ़ना चाहिए। क्या होता है भैया? इन्हें क्या करना पड़ता है? इन्हें लगातार पढ़ना पड़ता है। प्रकूट या फिर कोडोन को RNA में क्या करेंगे भैया? RNA में लगातार पढ़ा जाता है, बीच में रुकते नहीं हैं। बीच में क्या करते हैं भैया?
रुकते नहीं हैं, बीच में रुकते नहीं हैं। अब ए यू जी, अब ए यू जी, अब आप इस एबीसीडी थोड़ी बोल रहे छोटे बच्चों मिलू, छोटे बच्चे जैसे आप एबीसीडी थोड़ी बोल रहे थे, ए बी सी डी ऐसे नहीं बोलेंगे, ए यू जी, ए यू जी, ए यू जी। तो क्या है भैया, अब कोडान है। तो मैंने आपको क्या बोला भैया, पूरी कहानी ऐसे समझाई है जैसे बिल्कुल कैसे समझाई है, ऐसे समझाई है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, अर्थात एमआरएनए पर सारी सूचनाएं स्थानांतरित हो जाती है। ये सूचनाएं 3 ट्रिपलेट कोड के रूप में जुड़ती है। इसे क्या बोलते हैं, इन ट्रिपलेट कोडों को ही क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कोड। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कोड। मैं दिख रहा हूँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं नीचे बैठ गया हूँ। अब फिर बोला मैंने क्या, इसकी खोज किसने करी थी, नीरेनबर्ग और खुराना ने करी थी। किसने करी थी, नीरेनबर्ग और खुराना ने करी थी। अब फिर क्या बोला मैंने आपसे कि जेनेटिक कोड त्रिक होता है, मतलब एयूजी जीयूजी मतलब ट्रेड। आपने बोला ना मोनो डाई ट्राई, ट्राई मतलब 3, तो त्रिक होता है। 61 कोड अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, मतलब प्रोटीन का निर्माण भाग कितने लेते हैं, 61 अमीनो अम्ल लेते हैं, 3 भाग नहीं लेते हैं। पूरे कुल कितने हैं, 64 कोडान हैं। एक कोडान एक अमीनो अम्ल का कोड करता है, उसे क्या, किस कारण क्या इसे विशिष्ट, ये इस कारण यह विशिष्ट होता है। इस कारण क्या होता है, यह विशिष्ट होता है। एग्जाम्पल एयूजी ओनली मिथिनिन को ही कूट लेखन करता है और किसी अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करेगा। कुछ कोडान एक से अधिक अमीनो अम्ल कूट लेखन करते हैं, उन्हें बोलना भैया क्या, अपहासित। उन्हें क्या बोल दिया भैया, अपहासित। ठीक है। और एयूजी का दोहरा कार्य है, यह मिथिनिन कोड भी करता है और प्रारंभन भी करता है। तो कोडानों को आरएनए में लगातार पढ़ा जाता है, बीच में नहीं रुकते हैं। जिनके पास लिखा हुआ सीधा से सुन ले और बच्चे बच्चे मत करो जाऊंगा। ठीक है, तो कोई समस्या, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है आपको। तो मुझे लगता है कि चैप्टर भी लगभग खत्म है और हम अब अगला अध्याय पढ़ेंगे, कौन सा, विकास। विकास, विकास। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई सा, डीएनए रेप्लिकेशन की विधि को समझाइए। ये पेपर में 2019 के में आया, शायद 19 के या 22 के में, 19 या 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। छोड़ तो नहीं सकता, छोड़ तो मैं नहीं सकता। तो हेडिंग डाली भैया क्या, अगली कौन सी हेडिंग डालेंगे भैया आप, डीएनए रेप्लिकेशन की विधि। बता दो भैया इसको, क्या शानदार लग रहा बोर्ड यार, वाओ फंटेस्टिक बोर्ड, थैंक यू। पीछे कर लीजिए, रुक गए हमने जल्दीबाजी में हटा दिया हो तो आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भैया, हमारी संस्था की तरफ से आपको जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन माध्यम में जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन वाले भी देख रहे होंगे वीडियो, तो आप सभी को क्या भैया, रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट आपके उज्जवल भविष्य की बिल्कुल कामना नहीं करता कि आप पढ़ते ही नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन की विधि, लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम एकदम लास्ट क्वेश्चन। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन की विधि या क्रियाविधि, आपको जो इच्छा हो वह लिख लीजिएगा, आपकी जो इच्छा हो वह लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या समझना चाह रहे हैं आप, ठीक है। अभी तो मैं विधि लिखवाऊंगा, अभी तो क्या करूंगा भैया, मैं विधि ही लिखवाऊंगा। तो उत्तर डालिएगा, इस विधि में डीएनए गुणन के समय डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, हाँ, दोनों स्ट्रैंड के मध्य उपस्थित H2
बॉन्ड एंजाइम के प्रभाव में टूटने लगते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब आ रही है? हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। अब आ रही है? अब कभी भी स्कूलों में कार्यक्रम होता है तो ऐसे होता है, साउंड बार 10 बार तक करता है, हेलो हेलो माइक चेक, हेलो। तो ठीक है भैया। हाँ, सही बात है। ठीक है, थोड़ा ये मार्कर अच्छा काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं क्या करूंगा, दूसरा मार्कर लूंगा। इससे डीएनए की दोनों पोली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है तथा दोनों श्रृंखलाएं तथा दोनों श्रृंखलाएं, ये एनसीईआरटी में नहीं है शायद, है तो मेरे को पता नहीं कहाँ है। दोनों श्रृंखलाएं टेम्पलेट, अब टेम्पलेट का हिंदी है रज्जुक, रज्जुक की तरह कार्य करती है, कार्य करती है। एंजाइमों के प्रभाव में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड एंजाइमों के प्रभाव में उपस्थित एंजाइमों के प्रभाव में एंजाइमों के प्रभाव में एंजाइमों के प्रभाव में इसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अपने समान न्यूक्लियोटाइडों को आकर्षित करता है। मतलब जोड़ना, समान समान घोलता है, किसका नियम है भैया? केमिस्ट्री में है, समान समान को घोलता है तो समान समान को आकर्षित कर नहीं सकता, क्या करता है? ठीक है। सर्वप्रथम एंजाइमों के प्रभाव में नाइट्रोजन क्षार आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो सर्वप्रथम समझाऊंगा, कोई बात नहीं, जब तक मेरे साथ साथ लिख लीजिए। सर्वप्रथम एंजाइमों के प्रभाव में क्षार आकर्षित होते हैं तथा H2 बंध द्वारा जुड़ते हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ। मैंने आपसे बताया था एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा दो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ हमेशा 3 बंध द्वारा जुड़ता है। कहानी है, कहानी को याद रखना पड़ेगा, कहानी है, कहानी को याद रखना पड़ेगा। इसके पश्चात राइबोस शर्करा और फास्फोरिक अम्ल भी आकर जुड़ जाते हैं। इसके पश्चात राइबोस शर्करा व फास्फोरिक अम्ल। अब ये क्या है फास्फोरिक अम्ल? तो बता रहा हूँ, काहे लोग घबरा रहे हैं। फास्फोरिक अम्ल है H3PO4 भी आकर जुड़ जाते हैं। अब एक केमिस्ट्री वालों ने आपको एग्जैक्टली पढ़ाया होगा, ये वाला तो आपको पढ़ाया कि हाइड्रोजन 3 क्यों आए, PO4 क्यों आया। ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर कुछ भी आपको। फास्फोरिक अम्ल भी आकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इस प्रकार एक
नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। आधे स्टूडेंट तो इसी मकसद से देखेंगे भैया घंटे भर की क्लास हो गई है, आधे स्टूडेंट इसी मकसद से नहीं देखेगा घंटे भर की क्लास पर, बाप रे इतनी लंबी क्लास कौन देखेगा। लेकिन अगर जुड़ जाओगे ना, जुट जाओगे देखने में, तो भी घंटा भी लंबा लगेगा आपको घंटा भी आपको ज्यादा लंबा नहीं लगेगा। ठीक है भैया, श्रृंखला का निर्माण होता है। ये कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, जिंदगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि नए बने हुए डीएनए में पुरानी, नए बने हुए डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जनक के समान, जनक के समान होती है तथा एक नई होती है। वो बताइए कहानी पूरी। एक नई होती है। अब मुझे तो हो गई याद ये कि मैंने तो नहीं करी जितनी याद इसको। हाँ, और जनक से आएगी श्रृंखला तो जनक के लक्षण जाएंगे भैया। एक नई होती है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं? इस विधि को अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। उतारियो, मैं समझा रहा हूं, नोट करिए, मैं समझा रहा हूं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है, हो गया भैया, हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है? प्रॉपर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, एकदम एकदम प्रॉपर आपको दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख तो रहा है यार। काले बहु हल्ला मचा रहे हैं, दिख रहा है? तो लगभग हमारी 52 मिनट की क्लास हो गई है। मैं चाहता हूँ कि बस क्लास लगभग 55-56 मिनट की रहे तो 72 है, 72 है, 72 हो, उससे पहले हम 72 हो जाए। इस विधि में डीएनए द्विगुणन के समय, अभी हम रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? प्रतिकृति। क्या पे आपसे पूछेगा डीएनए प्रतिकृति की विधि समझाइए, तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों के मध्य उपस्थित H2 बॉन्ड, चलिए समझाएं, समझाएं, चलिए ठीक है, समझा रहे हैं भैया। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसे ही है डीएनए, ऐसे ही है डीएनए। हमने क्या करा, इसके बन क्या पाया था भैया? H2 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 बॉन्ड, H2 बॉन्ड, वो क्षार पाए जा रहे हैं, उनकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। H2 पाए जा रहे हैं, ठीक है। H2 एंजाइम के प्रभाव में टूटने लगते हैं, तो ये क्या बन गया? H बॉन्ड H, 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 H बॉन्ड H। दोनों श्रृंखलाएं जब एंजाइम प्रभाव में टूटने लगते हैं, उससे डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं क्या हो जाती है भैया? अलग हो जाती है। मतलब एक श्रृंखला तो ये हो गई और एक श्रृंखला क्या हो गई? ये हो गई। और टेम्पलेट की तरह कार्य करेगी, मतलब जब अकेली संरचना होगी वो किसी के साथ भी जुड़ सकती है, तो टेम्पलेट के समान कार्य कर रही है। अब एंजाइम के प्रभाव में उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अपने समान न्यूक्लियोटाइड का आकर्षित करता है। भैया एंजाइमों के क्या करने के प्रभाव में, जब ये एच बंध है, एच बंध है, मान लो अगर हम बोले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो गैस गैस के साथ क्रिया करेगी, ये अपने समान क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा भैया? आकर्षित करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड तो ये भी है, न्यूक्लियोटाइड ये भी है, ये अपने समान चीजों को आकर्षित करेगा, वो जुड़ेगा। तो सर्वप्रथम प्रभाव में एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा? थाइमिन। गुआनिन के साथ कौन जुड़ेगा? साइटोसिन।
और आकर्षित करता है तथा H2 द्वारा जुड़ते हैं। तो भैया एक और श्रृंखला आई मान लो, ये वाली, 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 ठीक है। तो ऐसे दो श्रृंखलाएं बन गई होगी लगभग, ये अलग वाली हो जाएगी, ये अलग वाली हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एक श्रृंखला जनक में रह गई है, दूसरी श्रृंखला दे रहा है वो अपने को, एक श्रृंखला जनक में रह गई है, एक अपने को दे रहा है वो, तो दो श्रृंखलाएं बन गई, वो अंदर वाली अंदर रह गई, बाहर वाली बाहर आ गई। इसके पश्चात क्या होता है, राइबोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल भी आकर जुड़ते हैं, वो कहानी आप अपनी नीट वाले में पढ़िएगा। इस प्रकार एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नए बने हुए डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, तो मतलब ये वाली श्रृंखला क्या है भैया, जनक के समान है, और ये कौन है, नई है। इसमें जनक के लक्षण होंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होंगे, जब तो हमारी श्रृंखला आई है। नए बने हुए डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जनक के समान होती है तथा एक नई होती है। इस विधि को अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, रिकॉल कर लीजिएगा, लेक्चर को बार बार देख लीजिएगा, बिल्कुल समस्या नहीं आना चाहिए, तो कोई भी समस्या बिल्कुल आपको आना भी नहीं चाहिए, सही बात है। और वीडियो पूरा बन गया है, वीडियो 56 मिनट का बन गया है। तो हेलो रॉक स्टार, क्या हालचाल, बढ़िया, क्लास पूरी देखिए, मस्त मजा आया है। पूरा एमपी क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आनुवंशिक डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। हमने इतना ही पढ़ा है लगभग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया है, डीएनए वो वाला समझा वाला लेक्चर पढ़ाया है आपको। पूरे तीनों क्वेश्चंस आईएमपी थे, तीनों ही क्वेश्चन आए हैं पेपर में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आई है, डीएनए रेप्लिकेशन भी आई है, आनुवंशिक कोड वाला भी आया, तीनों ही क्वेश्चंस आए हैं। अगर नहीं आया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं इसी आपसे कामना करता हूँ। उम्मीद है कि आप पूरा लेक्चर वीडियो देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू वेरी मच।